हेलो बच्चों, आर के लर्न पॉइंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है राहुल, जो कि तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले के चैप्टर 8 तक के जितने भी वीडियो हैं वो सभी नीचे अपलोडेड हैं, जिनका नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है उनके प्लेलिस्ट का। अगर नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर उनके प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और नोट्स के लिए भी लिंक नीचे लगाया हुआ है, वहाँ से जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 9 वित्तीय प्रबंधन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जिसमें कि आज हम चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तक तुमने चैप्टर 8 तक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लो, उसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है। नोट्स के भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाए हुए हैं। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 9.1 पहली एक्सरसाइज है। ठीक है, जिसमें कि हम वित्तीय प्रबंध, वित्तीय निर्णय और वित्तीय नियोजन के ऊपर बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, क्या इनमें डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वित्तीय प्रबंध क्या होता है। इसका अभिप्राय प्रबंध की उस शाखा से है जिसका संबंध धन की प्रभावी प्राप्ति व उपयोग से है। ठीक है, वित्तीय प्रबंध का मतलब उस प्रक्रिया से है जिसमें हम कितना धन खर्च करेंगे, ठीक है, और कितना धन हमारे पास आएगा, यही वित्तीय प्रबंध कहलाता है। जैसे कि छोटा एग्जांपल देता हूँ मैं, तुम्हारे पास आज 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये में से तुम कितना खर्च करने वाले हो, ठीक है, ये भी एक क्या है, वित्तीय प्रबंध है। अगर तुमने किसी को पैसे पहले से दे रखे हैं तो कितने पैसे वहाँ से तुम्हारे पास वापस आने वाले हैं, यह भी वित्तीय प्रबंध है। ठीक है, तो वित्तीय प्रबंध में मेनली धन का आना और धन का जाना ही निर्धारण करना वित्तीय प्रबंध कहलाता है। मतलब कि हमारे पास कितना धन आने वाला है और कितना धन हमारे पास से जाने वाला है, यही वित्तीय प्रबंध कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं वित्तीय प्रबंध की भूमिकाएं क्या क्या रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली भूमिका क्या होती है, स्थायी संपत्तियों के निर्धारण में। स्थायी संपत्ति वो संपत्ति होती है जिसके आधार पर व्यवसाय की स्थापना होती है। ठीक है, स्थायी संपत्तियों में वह संपत्ति आती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं, जैसे कि मशीनरीज वगैरह हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि स्थायी संपत्ति में आती है और ये लंबे समय के लिए चलती है। तो जो वित्तीय प्रबंध होता है जो इनके निर्धारण में भी सहायक होता है कि हमारे व्यवसाय में कितनी स्थायी संपत्ति चाहिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि हमें चाहिए 10%, हमने खरीद लिए 50%, तो बाकी का 40% तो हमारा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसके प्रबंधन में भी इसकी भूमिका होती है कि हमारे पास जितनी स्थायी संपत्ति चाहिए हम उतना ही लें। ठीक है, अगला है चालू संपत्ति। इसी प्रकार से चालू संपत्ति भी होती हैं जो कि छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो कि 1 साल के लिए होते हैं। जैसे हमने कोई मशीनरी की ज़रूरत हमें 1 साल के लिए, तो वह हमारी स्थायी संपत्ति में नहीं जाएगी, वो हमारी चालू संपत्ति में जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 साल के बाद हम उसे हटाकर अपना पैसा वापस ले लेंगे या उसे बेच देंगे, वापस ले लेंगे पैसा। ठीक है, तो कुल मिला जुला के 1 साल के अंतर्गत जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है, अगर वो पैसा हमारे पास वापस आ जाए तो वही चालू संपत्ति कहलाती है। ठीक है, तो वित्तीय प्रबंध की भूमिका इसमें भी रहती है। ठीक, अगला है दीर्घकालीन व अल्पकालीन वित्त के अनुपात का निर्धारण। वित्तीय प्रबंध की भूमिका हमारे दीर्घकालीन और अल्पकालीन, जो कि मैंने ऊपर ही बताया, स्थायी संपत्ति दीर्घकालीन होती है, चालू संपत्ति अल्पकालीन होती है। और इन दोनों के अनुपात कितने होंगे, कितनी हमें दीर्घकालीन चाहिए और कितनी हमें अल्पकालीन चाहिए, दोनों का अनुपात तय करना ही क्या कहलाता है, वित्तीय प्रबंध की भूमिका में यह भी शामिल होता है। ठीक है, अगला है दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के अनुपात का निर्धारण करना। अभी जैसे हमने ऊपर वाला देखा कि हमारे पास दीर्घकालीन कितनी होगी और अल्पकालीन संपत्ति कितनी होगी, ये होता है। ठीक, और दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोत, अब इन दोनों को इकट्ठा करने के या अपने पास लाने के भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें दीर्घकालीन संपत्ति या वित्त चाहिए तो हम कितनी जगह से ले सकते हैं, कई रास्ते होते हैं। हो सकता है यहाँ से ले ले, 2-3 रास्ते होते हैं, जैसे कि शेयर से ले लो, डिवेंचर से ले लो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बॉन्ड से ले लो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनमें से किसी भी एक रास्ते को चुनना, या एक जगह से नहीं ले रहे, हो सकता है हम 2 जगह से ले रहे हो, एक जगह यहाँ से ले रहे हो, एक जगह यहाँ से ले रहे हो, तो इन दोनों जगह से कितनी कितनी मात्रा में लेंगे, इनका निर्धारण भी वित्तीय प्रबंध की भूमिका के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला है लाभ हानि खाते की विभिन्न मदों का निर्धारण। ठीक है, लाभ हमारे पास हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है और कितना हो रहा है, अगर हानि हो रही है तो इसके खाते की जांच की जाएगी, कहाँ से हो रहा है, कितना हो रहा है। ठीक है, ये भी क्या करता है, वित्तीय प्रबंध में भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनमें वित्तीय प्रबंध की भूमिका रहती हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं आगे क्या है। अब देखेंगे हम वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य अंशधारियों की संपदा को अधिकतम करना होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि अंशधारी की जो संपदा होती है, ज़्यादा से ज़्यादा अंशधारी शेयर हमसे जुड़ सकें। इसका उद्देश्य यही रहता है मेनली कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कंपनी में हमारे उद्देश्य में आके शामिल हो और इन्वेस्ट करें। ठीक है, वित्तीय निर्णय पढ़ेंगे। अब वित्तीय निर्णय 3 तरीके की होती हैं। पहला विनियोग निर्णय, दूसरा वित्त व्यवस्था निर्णय और तीसरा लाभांश निर्णय। यह 3 निर्णय होते हैं जो कि पेपर में कभी कभार इन तीनों में से कोई एक पूछेगा तो 1 नंबर के लिए पूछेगा एमसीक्यू में। अगर तीनों पूछ लिए तो फिर 3 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं विनियोग निर्णय क्या होता है। इसका अभिप्राय उन संपत्तियों के चयन करने से है जिसमें एक व्यवसाय द्वारा धन का विनियोग किया जाता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, दीर्घकालीन संपत्ति और अल्पकालीन संपत्ति, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है, दीर्घकालीन विनियोग निर्णय, अल्पकालीन विनियोग निर्णय। ठीक है, इस चैप्टर में मेनली 2 वर्ड हमेशा सुनने को मिलेंगे तुम्हें। कौन कौन से वो वर्ड हैं वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है दीर्घकालीन संपत्ति और दूसरा वर्ड है अल्पकालीन संपत्ति। इस पूरे चैप्टर में यह 2 शब्द अनेकों बार सुनने को मिलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें क्या बताया गया है। विनियोग निर्णय, विनियोग निर्णय का मतलब होता है कि हम अपने संपत्ति, अपने धन को हम इन्वेस्ट करेंगे। तो किस में इन्वेस्ट करेंगे? शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेंगे या दीर्घकालीन में या करेंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म को अल्पकालीन बोलते हैं और दीर्घकालीन को लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो इन दोनों में से ही मेनली हम किसी एक में अब करेंगे इन्वेस्ट। ठीक है, अगर दीर्घकालीन में कर दिया तो उसका हमें प्रॉफिट लंबे समय तक मिलता रहेगा, और अल्पकालीन में कर दिया तो उसका हमें जो प्रॉफिट है 1 साल के अंदर ही मिलके समाप्त हो जाएगा। ये इनके ऊपर आगे चल के एक्सरसाइज में आएगा, वहाँ पर हम इनको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर मेनली बात यह है कि विनियोग निर्णय लेते हैं तो हमें 2 चीज़ें देखनी होती हैं, दीर्घकालीन और अल्पकालीन। ठीक है, इन दोनों के बारे में सोच के हमें विनियोग का निर्णय करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं वित्त व्यवस्था निर्णय क्या होती है। ठीक है, वित्त व्यवस्था निर्णय क्या है? इसका अभिप्राय यह निश्चित करने से है कि आवश्यक वित्त को विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतों से कितनी कितनी मात्रा में प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, जो वित्त व्यवस्था होती है इसका हमें निर्णय लेना होता है, जिसमें कि हमें यह निश्चित करना होता है कि जो भी हमारे लॉन्ग टर्म स्रोत हैं, ठीक है, उनमें से हमें कहाँ से कितनी चीज़ें लेनी है, मतलब कितना धन लेना है। लॉन्ग टर्म जहाँ पे यहाँ पे बता रखा है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, डिवेंचर्स, ऐसे बहुत सारी होती हैं। अगर आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा तो उन सभी में ये सारी चीज़ें होती हैं, आपने सुना होगा, किसी भी कंपनी के भी आपने सुने होंगे। तो इन सभी चीज़ों से हमें कितनी कितनी मात्रा में वित्त का व्यवस्था करना है, कहाँ से कितना लेना है, ठीक है, कितना निकालना है, यही वित्तीय व्यवस्था निर्णय कहलाती है। जैसे हो सकता है हमें 10 लाख की ज़रूरत है तो हम इक्विटी शेयर से 5 लाख ले लेंगे, प्रेफरेंस शेयर से 4 लाख ले लेंगे, डिवेंचर से 1 लाख ले लेंगे, तो ये टोटल मिला के 10 लाख हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें अपनी वित्त को कहाँ कहाँ से कितनी मात्रा में लेना है, यही वित्त व्यवस्था निर्णय कहलाती है। ठीक है, अगला है लाभांश निर्णय। इसका अभिप्राय यह निश्चित करने से है कि लाभ का कितना हिस्सा लाभांश के रूप में अंशधारियों को दिया जाए और कितना भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संचित लाभ के रूप में व्यवसाय में रखा जाए। लाभांश निर्णय का मतलब हमारे कंपनी को जितना भी लाभ हुआ उनमें से कितना लाभ हम अपने अंशधारी जो भी शेयर होल्डर है उनमें बांटे और कितना लाभ हम अपने फ्यूचर में होने वाले कार्यों के लिए कंपनी में ही रख लें, यह निर्णय लेना लाभांश निर्णय कहलाता है। ठीक है, जैसे कि 10 लाख हमारे कंपनी को लाभ हुआ, तब हम निर्णय लेंगे कि 10 लाख में से कितना हम अपने आगे के कार्यों के लिए रख लें। जैसे कि मान लेते हैं हम 4 लाख रख लेते हैं हम अपने काम के लिए कि आगे और अपने व्यवसाय को बढ़ाना है, तो 4 लाख लगेंगे, तो फ्यूचर के लिए हमने 4 लाख रख लिए, बाकी का बचा 6 लाख। अब इस 6 लाख को हम अपने शेयर होल्डर्स में बांट देंगे, तो ये निर्णय लेना लाभांश निर्णय कहलाता है। ठीक है, तीनों निर्णय हमने यहाँ पर पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे वित्तीय नियोजन क्या होता है। ठीक है, इसका अभिप्राय एक संगठन की भावी क्रियाओं का वित्तीय खाका तैयार करना है। वित्तीय नियोजन का मतलब कि हमारा धन कहाँ कहाँ पर कितना कितना खर्च होने वाला है, उसकी प्रक्रिया को पहले ही हम क्या कर लें, एनालाइज करके पहले से हम अपना खाका तैयार कर लें, ब्लूप्रिंट तैयार कर लें कि हाँ भैया यहाँ पर इस टाइम पे इतना खर्च होने वाला है। जैसे मान लेते हैं हमारा 1 साल का होता है वित्तीय ईयर, ठीक है, उसमें कितना खर्च होने वाला है। जैसे कि बजट होता है ना, जो बजट एक तरीके से बजट ही बोल सकते हो इसे। ठीक है,
इस बजट में तो बताया जाता है कि हमारे पास इतना धन है, यहाँ पर इतना इतना खर्च किया जाना है। तो एक तरीके से यह बजट होता है, ठीक है, जिसमें कि हम पहले ही निश्चित कर लेते हैं कि हमारा अगले साल में या अगले महीने में इतना पैसा खर्च होने वाला है। इसी को हम क्या कहते हैं, वित्तीय नियोजन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं। वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया 3 नंबर की पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण। वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण कि हमें हमारे उद्देश्य कैसे हैं, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। वही 2 चीज़ जो मैंने बताई पीछे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, दीर्घकालीन और अल्पकालीन। ठीक है, यह इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा शब्द। ठीक है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, 2 चीज़। तो जब भी हम वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं कि हमारे उद्देश्य कैसे हैं, लंबे हैं या छोटे हैं, तो इन दोनों बातों का ध्यान रखते हैं। दूसरा, वित्तीय नीतियों का निर्धारण। अब हमें नीतियों का निर्धारण करना होता है। नीति का मतलब, जैसे एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कोई दुकान वाला है, वह कहता है कि भाई हमारी दुकान से कोई भी माल उधार नहीं बेचा जाएगा। तो उधार ना बेचना क्या है, वह उसकी नीति है। ठीक है, तो बहुत सारी नीतियाँ हो सकती हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती हैं। उधार ना बेचना, ठीक है, और हो सकता है कि तुम्हारा जो लाभ आएगा उसमें से 10% ही आपको दिया जाएगा। ठीक है, यह भी नीति हो सकती है। तो नीति बहुत सारी होती हैं, तो ऐसी ही नीतियों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और अगला है आपका अंतिम, वित्तीय कार्य विधि का निर्धारण। वित्तीय कार्य विधियों का निर्धारण मतलब कि कार्य जो हमारे पास हैं, वित्तीय कार्य, उनको कैसे कैसे निर्धारित करना है, मतलब कैसे कैसे उनको करना है, कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम दूसरे नंबर पे होगा। ठीक है, इन सभी का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, वित्तीय कार्य विधि कहलाता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया है जो कि पेपर में कभी कभार पूछ ली जाती है, हमेशा नहीं पूछा जाता है, कभी कभार पूछा जाता है, जो कि 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो अब अगला है, और इस एक्सरसाइज का अंतिम पॉइंट है, वित्तीय नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं। सबसे पहला, समय पर वित्त उपलब्धि को सुनिश्चित करना। इसमें समय पर वित्त की व्यवस्था को उपलब्ध करवाया जाता है, मतलब कि हमारे पास जब भी धन की आवश्यकता हो उस समय हमारे पास धन उपलब्ध हो जाए, इसकी सुनिश्चित करना क्या कहलाता है, वित्तीय नियोजन का उद्देश्य। नियोजन हम करते हैं कि हमें कल को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो उसकी नियोजन प्रक्रिया पहले से बना कर रख लेते हैं कि हमें कल 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो वो 10 लाख रुपए हम कल कहाँ से लाएंगे, कल हमारे पास आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो यह क्या कहलाता है, वित्तीय उपलब्धि। ठीक है, समय पर वित्त का उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है, वित्तीय नियोजन का उद्देश्य। और दूसरा है, वित्त का उपयुक्त शेष सुनिश्चित करना। इसका मतलब कि हमारे पास जितने धन की जरूरत हो, हमारे जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया 10 लाख की जरूरत है, तो हमारे पास 10 लाख आ जाए, ना 10 लाख से ज़्यादा आए ना 10 लाख से कम आए, मेनली हमारे पास जितना ज़रूरत है उतना ही रहे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी यही है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि कभी भी रोकड़ शेष आवश्यकता से बहुत अधिक अथवा कम ना हो, मतलब कि हमें जितना चाहिए हमें उतना मिल जाए, ना उससे ज़्यादा मिले ना उससे कम मिले, हम जितना चाहते हैं उतना ही हमें मिल जाए, ये कहलाता है। ठीक है, शेष सुनिश्चित करना मतलब कि हमें जितनी आवश्यकता हो हमारे पास उतने धन की प्राप्ति हो जानी चाहिए। तो ये यहाँ पर बताया गया था वित्तीय नियोजन के उद्देश्य। ठीक है, ये यहाँ पर समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बता दें कि भैया हमारे भैया वो बात समझ में ना आई, इसे दोबारा आप समझा दो। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लो और वहाँ पर भी अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपके अगले एक्सरसाइज के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।